हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआई स्टडीज़। तो आज हम क्लास 10th के जो हमने कल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई की थी, आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज़ के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ जब हम कनेक्ट करते हैं, जो रेजिस्टेंस है उनको हम सीरीज़ में लगाते हैं, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल के आता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो मैक्सिमम आता है। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा कुछ ये डायग्राम दे रखा है कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है, दिस इज की एंड ये जो की है हमारे पास वो क्लोज्ड की है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास दिस इज बैटरी। क्या है? बैटरी है। बैटरी में कुछ वोल्टेज दिया होगा और करंट हमको पता है कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, यहाँ से फ्लो करता हुआ नेगेटिव टर्मिनल तक आएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास R1, देन उसके बाद R2, देन उसके बाद R3। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है सीरीज में। ठीक है, सीरीज में करंट क्या रहता है? I जो होता है वो कांस्टेंट होता है, I चेंज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास वोल्टेज है वो अलग अलग आती है। इसके अंदर वोल्टेज V1 आएगी, इसके अंदर वोल्टेज V2 आएगी और इसके अंदर वोल्टेज V3 आएगी। ठीक है, यहाँ पे R2, R3, ये हो गया R2, ये हो गया R1। तो R1 के अक्रॉस हमको वोल्टेज V1 देखने को मिल रहा है, R2 के अक्रॉस हमको वोल्टेज V2 देखने को मिल रहा है एंड R3 के अक्रॉस हमको वोल्टेज V3 देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल वोल्टेज जो है हमारे पास वो कैपिटल V है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको पता है क्या है, V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। अब यहाँ पे R जो है वो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हमने हटाया तो वहाँ से रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है? तो जो यहाँ से I होता है, अगर हम इन तीनों के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो V1 आएगा, दैट V1 विल बी क्या हो जाएगा? I कांस्टेंट है, R1 हो जाएगा, V2 विल बी I R2 एंड V3 विल बी I R3। ठीक है, तो अब हम जब यहाँ से फॉर्मूला इनपुट करेंगे, इन वैल्यूज को हम फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारे पास V क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I R होता है। ठीक है, अब R हमारे पास डिफरेंट है, V हमारे पास डिफरेंट है, हमको पता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल जो वोल्टेज लिखेंगे हम वो क्या लिखेंगे? तो ओवरऑल वोल्टेज क्या आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू I बाहर है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकाल के देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ रहा है? R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ रहा है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में क्या कर देते हैं? सिंपली ऐड ऑन कर देते हैं, जैसा कि यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यही कनेक्शन अगर हम पैरेलल में कर दें, रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो करंट है वो वेरी करेगा। ठीक है, अब करंट वेरी करेगा तो हमारे पास इन तीनों के अक्रॉस अलग अलग करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग करंट फ्लो करेगा। तो जब यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का या नेगेटिव टर्मिनल हो गया, यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज V है हमारे पास। अब इस केस में जो हमारे पास वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट वेरी करेगा। ठीक है, इसीलिए इस कनेक्शन में जो कांस्टेंट होता है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं और एम मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि सीरीज जो है उसमें करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो दिस इज की। अब हम यहाँ से देख रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता हुआ नेगेटिव की तरफ जाएगा। बट अब हम देख रहे हैं करंट को हमको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो करंट है वो डिवाइड होगा तीन पार्ट्स में। R1 के अक्रॉस अलग करंट होगा, R2 के अक्रॉस अलग करंट होगा, R3 के अक्रॉस अलग करंट होगा एंड देन आफ्टर दैट ये करंट फिर वापस से ज्वाइन अप हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इट विल कम्स इन द इनपुट। ठीक है, नाउ I1 विल बी इक्वल्स टू V बाय R1। ठीक है, तो यहाँ से I1 जो निकल के आएगा वो आएगा V बाय R1, I2 यहाँ से निकल के आएगा V बाय R2 एंड I3 यहाँ से निकल के आएगा V बाय R3। वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अब इसी फॉर्मूले को हम जब रेजिस्टेंस के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस निकल के आता है वो मिनिमम निकल के आता है। सबसे कम जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो हम पैरेलल कनेक्शन में देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला जनरेट होकर आता है R इक्विवेलेंट का कुछ इस तरीके से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू या फिर R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन।
ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितने रेजिस्टेंस हमने उसमें कनेक्ट किए हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि सीरीज कनेक्शन का क्या डिसएडवांटेज है, मतलब सीरीज में हमको क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि हमको रेजिस्टेंस कम, भाई हमको अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस कब आ रहा है, पैरेलल कनेक्शन में आ रहा है। तो इसीलिए सीरीज में करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एड ऑन हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारे लिए वो घाटे का सौदा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, इन सीरीज कनेक्शन ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट अगर काम करना बंद कर दे तो उस कनेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होंगे, उस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होंगे, तो वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे। उसके पीछे का रीजन क्या होगा कि सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्या ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और उस कंपोनेंट ने काम करना बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये बल्ब था एक, ये दूसरा बल्ब था, ये तीसरा बल्ब था, ठीक है। और ये मैंने लगा दी बैटरी, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो जब यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो करंट कांस्टेंट आएगा। अगर मान लो ये कंपोनेंट खराब हो जाए, ये कंपोनेंट खराब हो जाए तो आगे करंट जा नहीं पाएगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, करंट आगे उसको पूरा नहीं कर पाएगा। करंट पूरा नहीं कर पाएगा तो मीन्स सर्किट ब्रेक हो गया। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो जो करंट है हमारा वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ पहुँच नहीं पाएगा तो कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज। तो अगर हम बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीटर क्या है, हीटर ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और हमारे पास बल्ब जो है वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो और यहाँ पर करंट तो कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा, अगर हम हीटर के हिसाब से करंट को लेंगे तो हीटर तो चलेगा, लेकिन बल्ब हमारे पास खराब हो सकता है, फूक जाएगा, ठीक है, वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा बेसिकली, ठीक है। और अगर कम लेंगे तो हीटर काम नहीं करेगा, क्योंकि हीटर को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। समझ में आया। तो बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट, है ना, दोनों को अलग अलग वैल्यू चाहिए करंट की। अब अलग अलग वैल्यू तो हम दे नहीं सकते सीरीज कनेक्शन में। करंट क्या रहता है सीरीज में, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अगर किसी भी जगह पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे करंट जो है इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा। अब एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ पे वो हीटिंग इफेक्ट देगा, गर्म होगा, ठीक है, उस जगह को गर्म करेगा। तो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली हाई रेजिस्टेंस वाले कंपोनेंट में किया जाता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेनेशन अगर मैं बात करूँ तो बैटरी या फिर कोई भी सेल जो होता है वो ऑब्वियसली किसका सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। तो अगर बैटरी से हमारे पास क्या आ रही है, बैटरी में कुछ केमिकल होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, ठीक है। बैटरी में केमिकल होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है, एंड जनरेट करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे थ्रू द रजिस्टर। अब जो भी रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं हमको नहीं पता कौन सा है, फॉर एग्जांपल हम टंगस्टन का यूज करें, ठीक है, क्लियर है, हम टंगस्टन का यूज करें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है टंगस्टन का, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट जो है इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे इकट्ठी होगी। एंड टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग द एनर्जी, ठीक है। अगर हमको उस करंट को मेंटेन करना है तो सोर्स को उसको खर्च भी करना होगा एनर्जी को, भाई पीछे से एनर्जी आ रही है, आगे से एनर्जी को भेजना भी तो होगा, तो वो उस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वहाँ पे करंट इकट्ठा हो जाएगा ना, पार्ट ऑफ दिस एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क, ठीक है, लाइक रोटेटिंग द फैन एटसेट्रा। तो इन सबको हम इक्विपमेंट को हम चलाते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस को हमको इकट्ठा करने, मतलब करंट को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर मान लो एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, तो मान लो पंखे को चाहिए हमारे पास थोड़ी एनर्जी और आ ज़्यादा रही है, तो पंखा उस थोड़ी एनर्जी को तो यूज़ करेगा, बट जो ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है, वो वहीं पे हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो डिवाइस का या गैजेट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से वो डिवाइस हीटअप होगा, हीटअप होगा तो जो डिवाइस है वो हमारा, है ना, अब गर्म हो जाएगा तो खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए हम हाई रेजिस्टेंस वाली चीज़ों को उन्हीं जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको उस हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, लाइक हीटर, ठीक है, आयरन हो गया, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें, उसके फॉर्मूले की बात करें हीटिंग इफेक्ट के। तो हमारे पास जो लेट सपोज हमारे पास करंट है I, ठीक है, करंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V, ठीक है। तो हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इन मूविंग, सो नॉट मॉर्निंग, ठीक है, इट विल बी मूविंग
द चार्ज Q विल V, तो उसके लिए वर्क डन क्या निकल के आएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ठीक है। एंड देन पावर जो निकल के आएगा, पावर का फॉर्मूला हमको पता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है पावर का फॉर्मूला, तो पावर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन भी कहते हैं। क्लियर है। अब अगर यहाँ से हम वर्क डन की वैल्यू को इनपुट करें यहाँ पे, तो हमारे पास V इंटू में Q आ जाएगा ऊपर, नीचे आ गया टाइम, ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ से हमको पता है जो I है बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय टी, I का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय टी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम, IT लिख सकते हैं, Q की जगह क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको अगर इस फॉर्मूले में दिख रहा होगा तो ये Q बाय टी है, क्या है, Q बाय टी है। Q बाय टी किसका फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है, तो I को हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से, VI, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू में I, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, V इंटू में I, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले की बात करें या हीट के एनर्जी की फॉर्मूले की बात करें, तो एनर्जी, हीट क्या है, एनर्जी है, हमको पता है हीट क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पावर इंटू में टाइम, क्या फॉर्मूला है, पावर इंटू में टाइम। तो यहाँ से पावर को हम यहाँ पे डाल देंगे, तो पावर क्या है यहाँ से V इंटू आई है, ठीक है, और T हमारे पास हो गया तो VIT, तो पावर का फॉर्म जो हीट का फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, VIT, क्या निकल के आया, VIT, तो हीट इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू में टाइम, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से V का फॉर्मूला हमको पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से हम V की वैल्यू डाल देंगे, तो V की वैल्यू डाल देंगे तो हम हीट के फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। V की जगह हमने डाल दिया क्या, IR, ठीक है, और IT, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT, तो यहाँ से हीट का फॉर्मूला एक और जनरेट हो गया, दैट इज I स्क्वायर RT। तो एक तो पावर का ये फॉर्मूला याद रखना, हीट का ये फॉर्मूला याद रखना, और हीट का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है अगर हमको वोल्टेज गिवन है, अगर हमको करंट गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला करना है हमको, ठीक है, क्लियर है। तो हम इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, जो हमारे पास ये हीट का निकल के आ रहा है इसको हम जूल्स लॉ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ, ठीक है, ये बात आई समझ में। तो यहाँ से जो फॉर्मूले जनरेट होके आए जो आपको याद रखने, देखो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाला भी हम पहले ही कर चुके हैं, बस इसको मॉडिफाई कर दिया है। पावर का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, एंड पावर का जो यहाँ से वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क को हम वैल्यू हम इसको यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VQ बाय टी, तो Q बाय टी हमको पता है किसका फॉर्मूला है, I का फॉर्मूला है, करंट का फॉर्मूला है, तो पावर का फॉर्मूला जो यहाँ से निकल के आता है वो आता है V इंटू में I, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, और हीट का फॉर्मूला मतलब एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से जो हीट का फॉर्मूला निकल के आया पावर इंटू टाइम, और पावर की वैल्यू VI है तो हम इसको VIT, यहाँ से हीट का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और V की वैल्यू हमको पता है क्या होती है, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो IR की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा I स्क्वायर RT, क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, एक ये तीन फॉर्मूले आपको याद, चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है, जो जूल्स लॉ है, वो क्या क्या चीज़ें हमको बताता है। तो सबसे पहला जो हमको वो बताता है, हमने क्या फॉर्मूला जनरेट किया था अभी जस्ट, क्या फॉर्मूला जनरेट किया था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, ठीक है, स्मॉल टी में रिप्रेजेंट करते हैं चलो इसको, तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ से दिख रहा H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा हम टाइम देंगे हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो दे रहा है वो बता रहा है कि जो हमारे पास हीट है, ठीक है, क्या है, हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के, किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट के। दूसरा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो जो एप्लीकेशन है, मतलब इस हीटिंग इफेक्ट का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे हमको हीटिंग इफेक्ट देना है वहाँ पे हम उसका यूज़ करेंगे, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, वाटर हीटर हो गया, एटसेट्रा, इन सब में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, हीटर में, एटसेट्रा, ठीक है।
इसके अलावा बल्ब में भी हम इसका यूज़ करते हैं, क्यों? जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। अगर एक जगह पे क्या है, करंट इकट्ठा होगा, तो करंट इकट्ठा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो बल्ब ग्लो करेगा, है ना। हीट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसे फिलामेंट का इनमें यूज़ किया जाता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ऐसे फिलामेंट का अगर हम यूज़ करेंगे तो ना तो वो फिलामेंट ख़राब होगा ज़्यादा करंट रेजिस्टेंस की वजह से, ज़्यादा हीट की वजह से, ठीक है, और ख़राब नहीं होगा तो वो हीट को ज़्यादा लोड झेल पाएगा, मतलब हीट को ज़्यादा झेल पाएगा, अब हीट को ज़्यादा वो टॉलरेट कर पाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो ग्लो करेगा। क्लियर है। तो वो स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे कि हम टंगस्टन ले लेते हैं, तो जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पे जाके हम उसको हीट करेंगे तब जाकर वो मेल्ट करेगा, ठीक है, वरना इससे नीचे टेम्परेचर में वो मेल्ट नहीं करेगा। तो दिस फिलामेंट कैन बी रिटेन एज मच एज ऑफ द हीट जनरेटेड। ये जो फिलामेंट है ये इतनी हीट क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है, ठीक है, जितना हम चाहें अपनी मर्जी से। क्लियर है। तो टू बिकम अ वेरी हॉट एंड एमिट लाइट, तो अब ज़्यादा हीट को ये क्या कर पाएगा, रिटेन कर पाएगा, होल्ड कर पाएगा। तो होल्ड कर पाएगा तो हीट शो अप करेगा ये, ठीक है, अब हीट शो अप करेगा तो जिसकी वजह से वो लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा, ठीक है। एंड फ्यूजेस में भी हम जो है इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो जो फ्यूज होते हैं बेसिकली उनका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हम मेटल्स का यूज़ करते हैं जनरली इसमें। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो जो फ्यूज़ है, फ्यूज से हम मेन वायर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मेन वायर को कनेक्ट कर दिया तो अचानक से कभी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, करंट बहुत ज़्यादा आ जाए, तो फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। फ्यूज़ ख़राब हो गया तो वो सर्किट को इनकम्प्लीट कर देगा। अब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा तो आगे करंट जाएगा नहीं, तो बाकी के आगे के इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे, है ना, काम नहीं करेंगे इन द सेंस बंद हो जाएंगे, चलेंगे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खराब होने से बच जाएंगे। क्लियर है। आप लोगों को इसमें ये तो दिख रहा है कि वो बंद हो जाएंगे बट वो खराब होने से बच जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हाई करंट आएगा, ठीक है, हाई करंट की वैल्यू आएगी तो वो उस इक्विपमेंट को खराब कर सकती है, क्योंकि इतना लोड वो आगे वाले इक्विपमेंट क्या पता ना झेल पाए, ठीक है। तो फ्यूज जो है एज ए सेफ्टी डिवाइस इसका यूज किया जाता है एंड इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट्स एंड अप्लायंसेज by stopping the flow of current at high value, and the wire of the fuse is generally made of alloy of the metals like aluminium, copper और iron। इन सब metals का मिलके बनता है उसका alloy, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो हमारे पास फ्यूज में हम जो एलॉय यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस उसका हाई होना चाहिए, एंड फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिससे जो करंट की वैल्यू है वो कांस्टेंट तो रहती है, कांस्टेंट रहेगी तो हमको पता रहेगा कि मैक्सिमम करंट इतना ही आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना, इससे ज़्यादा नहीं आना तो फ्यूज को पता है ऑलरेडी, तो फ्यूज उस हिसाब से लगाया जाता है, ठीक है। व्हेन द लार्ज करंट, जब लार्ज करंट किसी सर्किट के थ्रू फ्लो करता है तो जो हमारे पास टेम्परेचर है फ्यूज का, है ना, जो फ्यूज वायर का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब मेल्ट होगा, वो मेल्ट होगा तो दिस विल मेल्ट द फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो वो कनेक्शन को या सर्किट को जो है ब्रेक कर देगा। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो सर्किट में आगे करंट जा नहीं पाएगा। तो फ्यूजेज आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, घरों में यूज किए जाते हैं, है ना, 1 एम्पियर के फ्यूज, 2 एम्पियर के फ्यूज, 3 एम्पियर, 5, 10 एटसेट्रा। तो फॉर वेरियस पर्पसेस या वेरियस ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द अप्लायंसेस यूजिंग, है ना। तो अलग अलग केस में अलग अलग किया जाता है कि करंट के हिसाब से हमको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फ्यूजेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर एन अप्लायंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, अब इलेक्ट्रिक आयरन जो है कंज्यूम करता है 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है कितनी वोल्टेज पे, 220 वोल्टेज पे वो अगर इलेक्ट्रिक पावर का यूज कर रहा है तो उस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो रेट आएगा, द रेट ऑफ एनर्जी, the rate of change electrical energy is dissipated or consumed in an electric circuit, electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit, line repeat हो गई है। In case of electricity, it is defined as the rate of change electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit। तो ये 2 बार हो गई ये लाइन, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता है P इक्वल्स टू VI होता है, हमको पता है, तो हमको दोनों दे रखा है। तो P इक्वल्स टू I और P इक्वल्स टू I, तो V का फॉर्मूला क्या आता है IR, तो I स्क्वायर R हो गया, है ना।
तो P यहाँ से जो निकल के आया वो क्या आया, I स्क्वायर R निकल के आया। तो I स्क्वायर R निकल के आया और पावर का फॉर्मूला हमको पता है किसके इक्वल है, E एनर्जी अपॉन टाइम। किसके इक्वल है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम के इक्वल है। तो ऐसा यूनिट हमको पता है पावर की क्या है, वाट है। और 1 वाट किसके इक्वल है, 1 वाट किसके इक्वल है, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एनर्जी कब 1 जूल की एनर्जी होगी 1 सेकंड में आएगी, तो ये हो जाएगा 1 वाट। ठीक है, और यहाँ पे ये सब 1 होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको करना। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट जो पावर है बेसिकली एनर्जी जो है हम वो कैसे कैलकुलेट करें, जो कमर्शियल बेस पे जो हमारे पास बाहर मीटर लगे हुए हैं उनकी जो रीडिंग आती है वो किस बेस पे आती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है बेसिकली उसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है वो आती है पावर इनटू में टाइम। पीछे हमने फॉर्मूला भी देखा था एनर्जी का, तो पावर इनटू टाइम आती है, तो इसकी डेफिनेशन इसी से बन जाएगी, द एनर्जी कंज्यूम्ड एज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो एनर्जी की जो डेफिनेशन निकल के आ गई वो यहाँ से आ गई, एनर्जी इज डिफाइंड एज पावर कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की, जूल है, आप सब लोगों को पहले से पता है। कमर्शियल यूनिट जो बिजली का बिल आता है, जो मीटर लगा होता है हमारे घरों के बाहर, उस मीटर में जो हमारे पास रीडिंग आती है वो किस में आती है, किलोवाट आवर में आती है। किस में आती है, किलोवाट आवर में आती है। और 1 किलोवाट आवर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट यानी कि कितना, 1000 वाट। कितना, 1000 वाट। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 लाख। कितना हो जाएगा, 36 लाख। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये आया जूल में, है ना। तो ये जूल में हमारे पास एनर्जी निकल के आ रही है। तो 1 किलोवाट आवर जो आया वो आया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, फिर ये हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।